हेलो एवरीवन, मैं अरुण झा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स पॉइंट झांसी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी पीएससी के एई के पेपर को, जो अभी हाल ही में 2022 में हुआ है। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के एस्पिरेंट हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं और 26 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 25 तक जो है हिंदी के क्वेश्चन इसमें दिए गए थे और ये पेपर 2 में सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 25 तक जो क्वेश्चन है वो आपको जीके के दिए गए हैं। 26 से 125 तक आपके जितने भी क्वेश्चन है वो सारे टेक्निकल होंगे। तो चलिए हम लोग 26 पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आप लोगों ने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और नेटवर्क की सीरीज़ को नहीं लगाया है तो आप उस सीरीज़ को ज़रूर लगा लीजिए। और मैंने यूट्यूब पे बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराया हुआ है, तो आई होप आप इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। For the R firing angle, the maximum value of source voltage is 100 volt. Find the resistance to be inserted to the limit of anode current to 10 ampere. देखिए, यहाँ पर क्या है, अपने पास एक SCR होता है, आपको मालूम है ये SCR है, दिस इज अ SCR, और ये आपका एक एनोड पॉइंट है, दिस इज अ कैथोड पॉइंट। ओके, तो इसके बीच जो मैक्सिमम एनोड टू कैथोड वोल्टेज है ये आपको दिया है 100 वोल्ट। कितना दिया है ये? 100 वोल्ट। और इसमें आने वाली जो करंट होगी विच इज़ इट कॉल्ड एनोड करंट। एनोड करंट इज 2 एम्पियर। तो आपको मालूम है जब भी हम लोग एनोड टू कैथोड वोल्टेज देते हैं तो इनिशियली ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होता है, और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में एक माइनर करंट फ्लो होती है जो कि यहाँ पे 2 एम्पियर है। तो इस केस में पूछ रहे हैं रेजिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ पर अगर आपसे रेजिस्टेंस पूछे अगर, है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं एनोड टू कैथोड वोल्टेज अपॉन एनोड करंट, दैट मीन्स 100 अपॉन 2, यानी कि आपके पास आ जाएगा 50 ओम। तो दोस्तों, जस्ट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी पर जो सब्सक्रिप्शन चल रहा है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी ब्रांचेस के लिए, वो 6 मंथ के लिए एक्सटेंशन कर दिया गया है। आप प्राइस देख सकते हैं विभिन्न ब्रांच के लिए। जैसे सिविल इंजीनियरिंग की मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक्स का आप देख चुके होंगे, ये अलग अलग है और इसमें 1 ईयर का एक्सटेंशन किया गया है 51% के साथ ही साथ मैकेनिकल का भी। तो आप देख सकते हैं 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ, इसमें आप झासर 10 कोड का जरूर इस्तेमाल करें। अगर आप झासर 10 कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आप एक्सटेंशन आराम से पा सकते हैं। और 51% इज़ अ लॉट ऑफ हैवीएस्ट डिस्काउंट फॉर यू डियर। और आप कोटा जाकर बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से यहाँ पे स्टडी भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नीट या आईआईटी की प्रिपरेशन करना है, आपके छोटे भाई बहन हैं, तो तलवंडी सर्किल एक जगह है जहाँ पर अनअकैडमी का पहला ऑफलाइन इंस्टीट्यूट हाल ही में कोटा में स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों, आपको जाना चाहिए और वहाँ पर देखकर भी आना चाहिए किस तरीके की सुविधा अनअकैडमी आपको ऑफलाइन क्लासेस में दे रहा है। उसी तरह की क्लासेस फ्यूचर में भी अनअकैडमी पे स्टार्ट होंगी डिफरेंट ब्रांचेस वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफ़र है, जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट ईएससी के लिए या फिर आईआईटी या नीट के लिए। तो गेट ईएससी के लिए भी हाल ही में जो सब्सक्रिप्शन चल रहा है, झासर 10 का कोड का इस्तेमाल करके आप बेटा ज़रूर लें और बढ़िया से घर पे बैठ के अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, तो आई होप, आशा है आप लोग ज़रूर लेंगे और बढ़िया से तैयारी करेंगे। तो हम लोग देखते हैं आगे के क्वेश्चंस को और उनको बहुत ही शानदार ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन खैर यहाँ पे पूछ लिया गया था, है ना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया था। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? आपके पास आंसर यहाँ पे हो जाएगा 50, यानी कि डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ओके डियर, तो हमें इस तरीके से पता होना चाहिए। हम लोग रैंडम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को लगाते जाएंगे। आप लोग एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे देखते जाना। चलिए, अगला क्वेश्चन 27 क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से नोट कर लेंगे, बढ़िया से नोट्स बना लेंगे और एक एक चीज़ों को अच्छे से बेहतर ढंग से समझ लेंगे। 27 में क्या बोल रहा है? अ 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर। ओके, 3 फेज, तो आपको ये क्या है, 3 फेज सिस्टम दिया है, आपके पास पोल्स हैं 4 और इंडक्शन मोटर है। तो आपके पास यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी दे दी गई है ये दिया है आपको 50 हर्ट्ज। इंडक्शन मोटर रन एट अ स्पीड ऑफ, दैट मीन्स एनआर दिया है, क्योंकि रन कर रहा है ना इतने से 440 आरपीएम, ये एनआर दिया है। तो आपसे ऑप्शन पूछा है स्लिप इतना होगा या रोटर फील्ड रोटेट विद 60 आरपीएम। तो मैं सारी बात करने वाला हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। सबसे पहले तो हम एनएस निकाल लें। एनएस बराबर 120 F/P होगा हमारे पास। तो 120 इंटू 50 अपॉन 4, यहाँ पर आएगा आपके पास 1500, है ना, आरपीएम। ये आपके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी स्टेटर की। तो यहाँ पर क्या होता है अपने पास फॉर्मूला एक, सर एस बराबर क्या होता है? एस बराबर होता है एन एस माइनस एन आर अपॉन
NS। तो हमारे पास NS कितना है 1500, ये कितना है 1440 अपॉन NS कितना है सर 1500 है। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो आप पाएंगे यहाँ पे आपको मिलेगा 60 अपॉन, है ना, ये इतना दैट मीन्स 6 अपॉन 150, 6 अपॉन 150 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पे, आपके पास निकल के आएगा 0.04, ये आपके पास स्लिप निकल के आएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक फैक्टर होता है एस.एन.एस अगर हम लिखें तो 1500 माइनस 1440 आपके पास कितना होता है 60 RPM होता है ये। तो अब हम लोग देखिए देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन, देखिए ऑप्शन को देखते हैं। पहले बात मैंने क्वेश्चन तो आपके सामने सॉल्व कर दिया, लेकिन अब ऑप्शन ध्यान से समझना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को आप बेहतर ढंग से समझ पाओगे, एनालिसिस कर पाओगे। पहला बोल रहा है अ स्लिप इज 0.04, यस बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि 1 2 3 4 5 में से कौन सा सत्य होगा, इस तरीके से आपको यहाँ पे बताना है। ये आपके पास ऑप्शन दे दिए गए और इस तरीके से दे दिया गया। इट्स रोटर फील्ड रोटेट एट अ 60 RPM। रोटर फील्ड क्या होता है, रोटर फील्ड होता है एस.एन.एस को हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रोटर फील्ड ईयर, इसको हम लोग रोटर फील्ड बोलते हैं। ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, रोटर फील्ड हम लोग इसको कह देते हैं सामान्यतः। नेक्स्ट इसमें बोला है रोटर फील्ड रोटेट एट 60 RPM विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर, नहीं, रोटर फील्ड रोटेट 60 RPM विद रिस्पेक्ट टू रोटर, यस रोटर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर होता है। क्या होता है, रोटर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर, ये आपको याद रखना चाहिए, ऐसे NS बोलते। और रोटर फील्ड ओनली अगर बोल जाए तो सिर्फ NR होता है ना। और रोटर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर अगर बोल दे तो ये अलग अलग केसेस हैं, NS होता है। तो ऐसे पॉइंट आते हैं पेपर में। देखिए रोटर रन्स एट अ स्पीड ऑफ 60 RPM विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड, नहीं, रोटर फील्ड रोटेट एट अ स्पीड ऑफ 1500 RPM विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर। तो रोटर फील्ड रोटेट एट अ स्पीड ऑफ 1500 RPM विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर। तो रोटर के स्पीड में था, रोटर किस में था, तो हमने क्या किया यहाँ पे सर डिफरेंस कर देते हैं, यहाँ पे NS माइनस NR। अगर स्टेटर के ही उसमें है तो ये आपका नॉर्मली क्या होता है 1500 ही होता है, यानी कि 5, यानी कि आपके पास NS ही होता है। तो आपके पास 125 दिस इज योर आंसर, 125 दिस इज योर आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे से बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए 28 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या बोल रहा है सर, रेजिस्टेंस ऑफ द आर्क मे बी इंक्रीज बाय, कह रहे जो आर्क होता है वो इंक्रीज होता है किसके कारण से, है ना, रेजिस्टेंस ऑफ द आर्क। अगर रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो देखिए रेजिस्टेंस इंक्रीज तभी होगा जब जैसे आपके पास अलग अलग सर्किट ब्रेकर होते हैं। तो सर्किट ब्रेकर में हम इसकी बात करते हैं, जैसे कौन कौन से होते हैं, एयर ब्रेक, एयर ब्लास्ट, SF6 सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, है ना, ऑयल सर्किट ब्रेकर, इस तरीके से अलग अलग हम सर्किट ब्रेकर जो यूज़ कर रहे हैं, इन सभी में लेंथ को इंक्रीज करना पड़ता, हमें कूलिंग करना पड़ता आर्क को, है ना, कूलिंग देना पड़ता है। और हमारे पास क्या होता है, और यहाँ पे हमारे पास स्प्लिटिंग द आर्क, और क्या होगा स्प्लिटिंग। आप थ्योरी पढ़िएगा तो आपको ये मिल जाएंगे, ऑलरेडी मैंने इसको पढ़ाया हुआ है। तो 3 पॉइंट होते हैं आपके, लेंथ बढ़ा सकते हैं, कूलिंग करना होता है, और हमें स्प्लिटिंग करना पड़ता है आर्क को, तब ये रेजिस्टेंस इसका बढ़ जाता है। तब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है यानी कि फ्लेमिंग इसकी कम हो जाएगी, आर्क की जो आपकी ऐसा बोल सकते हैं इल्यूमिनेशन है थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, आपके फर्स्ट था ये सेकंड था, और ये कौन सा था फोर्थ। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, इसमें तो इस पे कैसे, क्योंकि आपको मालूम है वैसे भी कि R प्रोपोर्शनल टू होता है L/μA। तो यहाँ तो एरिया बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होगा ना, आपको तो रेजिस्टेंस चाहिए, रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए एरिया, फिर इसमें लिखा है इंक्रीज क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, यानी कि ये आपके पास थर्ड पॉइंट तो गलत हो गया, है ना। तो ये आपको अच्छे से पॉइंट क्लियर होना चाहिए। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो हम लोग पेज पलटते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो साइड में क्वेश्चन फिर हिंदी में दिए गए थे इस पेपर में, तो पूरे वीडियो को अच्छे से देखना। और ये सीरीज जो मैं लेके आ रहा हूँ UPPSC की यूट्यूब पर, इसको आप अच्छे से क्वेश्चंस को लगा लीजिएगा। इसके अलावा मैंने अनअकैडमी पे भी बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, है ना। और भी काफ़ी सारे पेपर्स को सॉल्व कराया है। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट द ओपन सर्किट एट द ट्रांसमिशन लाइन इज, देख सकते हैं आप 29 क्वेश्चन आपके सामने है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट पूछा है। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बराबर होता है ZL माइनस Z0 अपॉन ZL प्लस Z0। तो इसमें बोला है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट ओपन सर्किट एंड ऑफ द ट्रांसमिशन। ओपन सर्किट का मतलब पता क्या होता है, ओपन सर्किट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि ZL की वैल्यू पता क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई। ZL की वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई, यस।
जेड एल की वैल्यू इनफाइनाइट। तो आप क्या करेंगे, जेड एल लेंगे कॉमन, तो 1 माइनस जेड नॉट अपॉन जेड एल, और इधर पे आएगा 1 प्लस जेड नॉट अपॉन जेड एल, है ना। ओपन सर्किट, यानी कि ओपन सर्किट मतलब इनफाइनाइट, अगर शॉर्ट सर्किट होता जेड एल 0 होता। तो 1 माइनस जेड नॉट अपॉन इनफाइनाइट, 1 प्लस जेड नॉट अपॉन इनफाइनाइट, और कुछ भी अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है, आपको मालूम है। तो 1 अपॉन 1, दैट मीन्स यहाँ पे कितना आएगा 1। दैट मीन्स यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा डियर फ्रेंड। कितना हो जाएगा, यूनिटी। यस सर, कितना हो जाएगा, ये यूनिटी हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था जो यहाँ पे पूछ लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे हम लोग। 30 क्वेश्चन देखेंगे। द रैम चिप हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 1024 वर्ड्स, दैट मीन्स 1024 वर्ड्स ऑफ 8 बिट। ईच जितनी भी इसमें एक बिट है, ईच बिट 1K इंटू 8। द नंबर ऑफ 2 into 4 डिकोडर्स आर इनेबल लाइन नीडेड टू कंस्ट्रक्ट द 16K इंटू 16 रैम। ओके, 2 into 4 डिकोडर मतलब 2 इनपुट हैं सर और 4 आउटपुट है ना। और इनपुट में हम क्या दे रहे हैं सर, इनपुट में दे रहा है 1K इंटू 8, यहाँ पे ही दे रहे हैं। और आउटपुट में क्या चाहिए, 16K इंटू 16, दैट मीन्स 16K इंटू 16 अपॉन 1K इंटू 8। तो हमें कितने 2 into 4 डिकोडर की आवश्यकता होगी, ये आपको चाहिए। देखिए मैं कैसे करने वाला हूँ, ध्यान से आप समझिएगा। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, K से K कैंसिल, ये 2 टाइम्स आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं 2 into 16। इसको मैं तोड़ दूंगा 2 into 4 इंटू 4 में ऐसे लिख सकता हूँ। दैट मीन्स आपको 2 into 4 कितने चाहिए पड़ेंगे, 4 into 2 into 4। ये 2 into 4 क्या है, यही तो डिकोडर है, डिकोडर। तो इस मेमोरी को बनाने के लिए कितने की आवश्यकता चाहिए, 4 की आवश्यकता पड़ेगी आपको। देखो कितना शानदार सा क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा घुमाया गया था इस क्वेश्चन में। जो भी बच्चे थोड़े से ब्रिलियंट हैं, जिन्होंने दिमाग चला लिया था, उनका ये क्वेश्चन आसानी से हो गया होगा डीएल, उनका ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो गया होगा। तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन इस तरीके का हमसे पूछ लिया गया था। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग बढ़िया से करते जाओ। मैं तो आपके लिए हूँ और YouTube पे बहुत सारा कंटेंट आपको देता रहता हूँ सडनली जैसे टाइम मिलता। तो अब मैं एक स्पेशल सीरीज लेने वाला हूँ आगे आने वाले 6-7 वीडियो में, जिसमें मैं UPPSC के पेपर को सॉल्व कराऊंगा। और नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप चीज़ों को ध्यान से समझते रहिएगा तो मैं इसे कराता रहूँगा। 31 देख लीजिएगा। इन अ लो पास फिल्टर शोन इन द गिवन फिगर। जो बच्चे नए हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं आता, तो बस लॉजिक अगर देखेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। अ लो पास फिल्टर शोन इन द गिवन फिगर फॉर अ कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ 5 किलोहर्ट्ज। ओके, तो आपको कट ऑफ फ्रिक्वेंसी दे दी है 5 किलोहर्ट्ज। ओके, द वैल्यू ऑफ R2 विल बी, R2 क्या होगा ये आपको निकालना है। R2 आपका क्या होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, चलो, तो ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है। इसको हम कैसे डील करेंगे, इसको समझना है। ठीक है, इसको हम लोग समझें। क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़िएगा। इन अ लो पास फिल्टर शोन इन द गिवन फिगर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, यानी कि आपको कट ऑफ फ्रिक्वेंसी दैट मीन्स यहाँ पे दे दिया ओमेगा सी, ये 5 किलोहर्ट्ज। ठीक है, आपको किसी तरीके से इसमें R2 चाहिए, R2 विल बी। तो क्या हमें यहाँ पे गेन वगैरह दिया है, गेन वगैरह भी नहीं दिया। फिर आप कैसे इस क्वेश्चन को शॉर्ट आउट कर सकते हैं, हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अपने पास तरीका है। क्या तरीका है सर, लो पास फिल्टर सर इसका गेन होता है B0 अपॉन BI मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू, क्योंकि जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको Z2 मान लूँगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे अगर हम लोग ऐसे लिख रहे हैं B0 अपॉन BI, तो आपका ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्या होता है B0 अपॉन BI इक्वल्स टू माइनस ZF अपॉन ZI। तो ZF क्या होगा, आपके पास फीडबैक इम्पीडेंस जो होगा। अच्छा, तो यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड अगर करते भी हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, आपको पॉजिटिव ही प्राप्त होता है, पॉजिटिव वैल्यू ही प्राप्त होती है। तो इस तरीके से हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा, ZF में क्या होगा, यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें, ये C दिया है, ये R है, तो अपने पास यहाँ पे क्या होगा, ये सर होगा अपने पास सर 1 अपॉन J ओमेगा C इंटू R2 अपॉन 1 अपॉन J ओमेगा C प्लस R2। ये तो हो गया आपके पास ZF। अपॉन कितना आएगा, अपॉन सर आएगा अपने पास R1। यस सर, ठीक है, ये मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो अगर इसे आप, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इतना आपको आई थिंक समझ में अच्छे से आ गया। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, R2 अपॉन 1 किलो ओम है, इसको सॉल्व करेंगे √1 प्लस, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास 31.4 गुणे 10 की घात -5 R2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी तो किलो ओम में ही होगा ना, इस तरीके से। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व कर लेंगे, निकाल लेंगे, तो आपके पास आंसर यहाँ पे मिलेगा बेटा 3.10। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा,
3.10 किलो ओम। आप इसको कैलकुलेट तो करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। 3.10 किलो ओम आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाता है। तो बट यू हैव टू ट्राई फर्स्ट। तो इस तरीके से हमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन आना चाहिए। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें ध्यान से 32 क्या बोल रहा है, अ सिंगल फेस एसी वोल्टेज कंट्रोलर फीडिंग अ प्योर रेजिस्टेंस लोड हैज अ लोड वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट RMS when the source voltage 250 वोल्ट RMS the input power factor is। तो इनपुट पावर फैक्टर क्या आएगा, तो आपको एक एसी कंट्रोलर दिया है। देखिए एसी कंट्रोलर में क्या होता, एसी कंट्रोलर की अगर हम बात करें तो एसी कंट्रोलर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें इनपुट का वोल्टेज आउटपुट का वोल्टेज दोनों किस फॉर्म में होते हैं, एसी में होते हैं, एसी में होते हैं, विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इसमें कभी भी चेंज नहीं होती, तो दोनों सेम होते हैं, ठीक है, दोनों सेम होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो 200 वोल्ट दिया है, 250 वोल्ट दिया, इनपुट पावर फैक्टर कैसे आएगा, तो इनपुट पावर डिफिकल्ट टू एस्टिमेट बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट ऑफ डेटा, क्योंकि यहाँ पे आपको ड्यूटी साइकिल या ऐसा कुछ भी अपन को नहीं दिया। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। तो आई होप आपको इतना बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा यहाँ तक जो भी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको हम डायनेमिकली देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इस अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है द एब्सोल्यूट स्पीड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन अ स्पेस ऑफ 3 फेस रोटर फीड इंडक्शन मोटर इज। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड इन स्पेस ऑफ अ 3 फेस रोटर फीड इंडक्शन इज एब्सोल्यूट स्पीड। तो बेटा एब्सोल्यूट स्पीड जो होती है ना, एब्सोल्यूट स्पीड ये आपका क्या होता है, दो स्पीड का डिफरेंस होता है, NS माइनस NR को ही हम लोग ये बोल देते हैं। ओके, आई थिंक आप बहुत अच्छे से बेहतर ढंग से चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो बेटा आज के वीडियो में इतना ही, और यहाँ तक क्वेश्चन आई थिंक आपने बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। मैं छोटे छोटे वीडियोस आपको जरूर दूंगा ताकि आप अपना टाइम निकाल के 20 मिनट 25 मिनट जितना भी आप समय दे सकते हो डेली आप इसके लिए निकालें और बढ़िया से तैयारी करें। आई होप आपको चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी। इफ़ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद, थैंक यू।